हाय, मैं अमन सिंह अपने चैनल इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम एक नया बुक या कह सकते हैं एक नया सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे और वो है एसएसटी क्लास 10, और जिसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिस राजनीति शास्त्र से, पॉलिटिक्स से, सत्ता की साझेदारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पावर शेयरिंग। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी आखिर में होती क्या है। देखो, पावर जो होता है ना, पावर को जब बांट के मतलब कि एक पार्टनरशिप के तौर पे जब हम चलाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हमें रिज़ल्ट देता है। जैसे पावर शेयरिंग का मतलब यही हुआ है ना, मतलब अच्छा रिजल्ट। जैसे मान लो कि अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री अकेले पूरे देश को नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जिसकी वजह से उनकी पूरी पहुँच जो है वो नीचे तक बने। और ऐसा ही कुछ हम लोगों को इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे कि दो देशों का हम उदाहरण लेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप में। एक है हमारा देश बेल्जियम और एक हमारा देश है श्रीलंका। तो इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। इन दोनों को पढ़ेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, और आप खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम बेल्जियम देश से। देखिए, तो बेल्जियम के बारे में पहले पूरा जान लेंगे, उसके बाद श्रीलंका को पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे कि आखिर में ये सत्ता की साझेदारी एक्चुअल में है क्या। तो पढ़ते हैं। देखिए, बेल्जियम एक देश है जो बहुत ही छोटा है। एक फैक्ट मैंने लिखा हुआ है कि अगर इसको क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो हमारा जो हरियाणा, जो पंजाब के पास का एक हमारा स्टेट है हमारे भारत का, उससे भी छोटा है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर। और ये जो है ये पश्चिमी यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। पश्चिमी यूरोप में है ना, मतलब वेस्टर्न यूरोप में ये जो देश है वो पड़ता है, और एक बहुत ही छोटा सा देश है। और इसकी जो राजधानी है, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, ब्रुसेल्स। ठीक है, अब आते हैं। देखिए, इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, जल निफ्रा। जल निफ्रा, ज से जर्मनी, ल से लग्जमबर्ग, और नी से नीदरलैंड, और फ्रा से फ्रांस। मतलब कि इस देश की सीमाओं से ये लगने वाले देश हैं। अभी हम जानते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में जो भी लोग होंगे तो उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता ही होता है, या कह सकते हैं कि जैसे हमारे पड़ोस में जैसे लोग होंगे या हमारे आसपास में जैसे लोग होंगे, वैसा हमारा प्रवृत्ति, हमारी नेचर वैसी ही होगी। तो वैसे ही अब इस देश में बोलने वाले डच भाषा का मतलब नीदरलैंड में इस मतलब भाषा को यूज किया जाता है। तो डच भाषा जो है वो 59% बोला जाता है इस देश में, और फ्रेंच भाषा जो है वो 40% बोली जाती है, और जर्मन भाषा जो है वो बस 1% बोली जाती है। तो अब यही बात अगर हम ब्रुसेल्स में लागू करें तो ब्रुसेल्स में इसको देखिए, समझिए, यहाँ पे जो डच भाषा जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और फ्रेंच भाषा कम होती है। लेकिन जब इसकी राजधानी में हम जाते हैं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहुँचते हैं, तो फ्रेंच भाषा जो होती है वो बढ़ जाती है और डच भाषा जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब फ्रेंच भाषी जो होते हैं वहाँ पे 80% हो जाते हैं और डच भाषी जो होते हैं वो 20% हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जब कहीं भी किसी की अधिक की मात्रा होती है, या कह सकते हैं मेजॉरिटी जब कभी भी किसी की होती है, मेजॉरिटी, है ना, क्या बोला मैंने, अभी एक वर्ड यूज़ किया मैंने, मेजॉरिटी। जब मेजॉरिटी जब कहीं भी किसी की हो जाती है या बहुसंख्यक लोग हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं, दूसरे अल्पसंख्यक लोगों पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही अब यहाँ पे जो है, जो फ्रेंच भाषी जो लोग थे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए, प्रॉस्परस हो गए, पूरा तरीके से पैसे, शिक्षा सब में आगे हो गए। तो उससे क्या हुआ कि डच भाषाओं को जो बोलने वाले थे उनको थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगी, उनसे थोड़ा जलन होने लगी, ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसी चक्कर में 1950 और 60 के बीच में इनके बीच में थोड़े से तनाव होने लगे, थोड़े से झगड़ा, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा हो सकता है तनाव हो गया। और अगर ये ज़्यादा बढ़ा होता तो शायद गृह युद्ध, एक वर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ, गृह युद्ध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिविल वॉर, है ना। तो राजनीतिक या धार्मिक कारणों की वजह से जब लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो उसे गृह युद्ध कहेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, गृह युद्ध नहीं हुआ वहाँ पे, उस मामले को संभाल लिया गया। और कैसे संभाला गया उसको देखते हैं।
1970-1973 में जो है उनके संविधान में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 4 संशोधन किए गए। मतलब संशोधन का मतलब क्या होता है कि कोई कानून बना हुआ है तो उसमें हम थोड़ा बहुत फेरबदल कर दें, है ना, करेक्शन, संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके 4 संशोधन हुए, उसमें से मैं बताता हूँ क्या संशोधन हुए। सबसे पहला, डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्री समान होंगे। अब ये सोचिए कि अगर एक क्लास है, एक क्लास में एक लड़की वर्ग है और एक लड़का वर्ग है, तो अगर सिर्फ एक लड़की को अगर हम उसमें मॉनिटर बनाते हैं तो वो लड़की जो है सिर्फ लड़कियों का पक्ष लेगी, लड़कों का पक्ष तो लेगी नहीं। सिंपल है। तो अगर हम उसमें एक लड़के को मॉनिटर बना दें और एक लड़की को बना दें तो दोनों समान हो जाएंगे। तो उसमें जो है समान ऐसे ही कर दिया गया। जितने मंत्री डच वाले के होंगे उतने ही मंत्री क्या होंगे, फ्रेंच वाले को भी होंगे। तो जब दोनों समान होंगे तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ कुछ ज्यादती हुई है या उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संशोधन किया गया बेल्जियम के संविधान में। दूसरा है, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यकता नहीं है। मतलब कि राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है, नीड, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब कि राज्य सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है, केंद्रीय सरकार का उस पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। राज्य सरकार अगर कुछ भी करती है तो उसमें केंद्रीय सरकार दखल दे सकती है या कुछ गलत हो रहा है तो। बट वहाँ पे जो है ये एकदम उल्टा है। राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं थी। ठीक है, तो वो अपने मन से जो भी चीज़ें हैं वो अपने बदलाव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट को चला सकते हैं। तो 2 संशोधन हो गए। तीसरा संशोधन है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, फ्रेंच भाषी और डच भाषी। तो ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स में देखिए, ब्रुसेल्स में क्या स्थिति है, 80% फ्रेंच भाषा और 20% डच भाषा। तो यहाँ भी सरकार को अलग कर दिया गया और यहाँ पे दोनों भाषियों को क्या किया गया, समान प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया, जिससे वहाँ भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच भाषा जो होता है उलट हो जाता है। देखिए, यहाँ डच भाषा अधिक है लेकिन यहाँ पे फ्रेंच भाषा अधिक हो जाती है, तो यहाँ भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए यहाँ भी समान प्रतिनिधित्व के तौर पे रखा गया फ्रेंच भाषी और क्या कहते हैं हमारे डच भाषियों को। चौथा और लास्ट जो था वो सामुदायिक सरकार। अब ये क्या है, देखिए, केंद्र सरकार होती है एक आपकी राज्य सरकार होती है। तो इसमें इन दोनों के अतिरिक्त भी एक सरकार बनाई गई जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं या कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, सीजी और एसजी के अतिरिक्त एक सामुदायिक सरकार थी और उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब वहाँ पे कर्तव्य क्या था, ड्यूटी क्या था कि वहाँ की कल्चर को देखना। मान लीजिए फ्रेंच भाषा किसी और कल्चर को मानते होंगे, डच भाषा वाले किसी और कल्चर को मानते होंगे, तो उनमें कोई भेदभाव ना आए, उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसको कौन देखेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी या सामुदायिक सरकार देखेगी। अब भाषा से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। जर्मन भी बोलने वाले हैं तो जर्मन तो 1% है, लेकिन फ्रेंच और डच तो इस भाषा का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हमारे देश में है तो हमारे देश में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, संघवाद एक है चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में तो कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। तो हमारे यहाँ हिंदी और यूपी में भोजपुरी चलता है और पंजाबी हो गया, उसके बाद से हरियाणवी हो गया, कितनी सारी भाषाएँ हैं। तो उन सारी भाषाओं को क्या करना है, एक तरीके से क्या किया जाए कि उनको कंट्रोल करना है। ये नहीं कि अगर एक भाषा, जैसे मान लीजिए तमिल में तमिल बोलने वाले ही लोग रहते हैं तमिलनाडु में, है ना, और यूपी में हिंदी बोलने वाले ही लोग रहते हैं, तो वो जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। वैसे ही यहाँ पे भाषा को कंट्रोल करने के लिए, शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए, ये सारे जो मुद्दे, ऐसे जो भी मुद्दे होंगे, जो भी ऐसे टॉपिक होंगे, उन पर जो निर्णय लेने का काम था वो सामुदायिक सरकार का था। अब एक बात और समझते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। देखिए, अब जब ये जो मॉडल था ना, ये बेल्जियम का जो मॉडल था, ये जो बेल्जियम का ये जो मॉडल था ना, तो इस बेल्जियम के मॉडल की वजह से, है ना, इस बेल्जियम के मॉडल की वजह से जब देखा इन लोगों ने कि ये बेल्जियम मॉडल जो है वो सक्सेस हो गया, है ना, तो क्या हुआ कि यूनियन संघ बनाया गया। यूनियन संघ बनाया गया। यूनियन संघ का मतलब क्या है, यूरोपीय कंट्रियों का समूह, है ना, जिसमें 28 देशों को शामिल किया गया था। कितने देश थे, 28 देश वहाँ पे शामिल थे। और 28 देशों के समूह ने मतलब बोलो अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए उन्होंने किया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम पड़ेगा तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बट इसमें से जो है एक देश जिसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम,
उसने अपना जो नाम है वो यहाँ से वापस ले लिया। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये जानना ज़रूरी है, बट मुझे यही सिर्फ बताना था कि यूनियन संघ में 28 देश होते हैं, इसमें से एक देश जो है यूके अब निकल चुका है, और अब जो शेष जो देश बचे हुए हैं उसमें 27 देश बचे हुए हैं। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअल में बात क्या बतानी है कि यूनियन संघ का जो क्वार्टर है, हेड क्वार्टर जो है, हमारा जो हेड क्वार्टर है या कह सकते हैं मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। मुझे ये बताना था, ठीक है। तो ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दे कि यूनियन संघ का जो हमारा मुख्यालय है या हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो ब्रुसेल्स में स्थित है, बेल्जियम की राजधानी। तो इसके बाद हम जाएंगे श्रीलंका की तरफ। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बेल्जियम के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया, बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी कैसी थी। अब थोड़ा सा श्रीलंका पे नज़र डालते हैं कि श्रीलंका आखिर में है कहाँ और उसके देश में क्या हुआ। तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड का मतलब जो समुद्र के बीचों बीच होता है। श्रीलंका को तो सब कोई जानता होगा, जहाँ पे रावण और श्री राम जी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वो एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी जो है वो कोलंबो है, ठीक है। तो आइलैंड कंट्री द्वीपीय देश है और ये जो है तमिलनाडु के दक्षिण में कुछ किलोमीटर दूर पे स्थित है, जहाँ बीच में राम सेतु भी राम जी ने बनवाया था लंका में जाने के लिए। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा वहाँ पे कौन लोग रहते हैं। जैसे बेल्जियम में हम लोगों ने पढ़ा, तो ठीक वैसे ही श्रीलंका में भी सिंहली भाषा बोलने वाले लोग 74% रहते हैं और तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो 18% और 7% ऐसे हैं जो तमिल भी जानते हैं और सिंहली भी जानते हैं। वो ईसाई मतावलंबी हैं या कह सकते हैं कि ईसाई धर्म के वो लोग हैं। तो ये टोटल मिला के हमारा जो है वो हमारा 99 या 100 के करीब पहुंच जाता है। अब तमिल में भी दो टाइप के लोग थे, कुछ जो वहाँ के श्रीलंकाई तमिल थे और कुछ तमिल ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के समय में बागानों या फिर कोई मजदूरी के लिए वो श्रीलंका में आ गए थे और वहाँ पे वो लोग बस गए। तो जो श्रीलंकाई तमिल थे वो 13% और भारतीय जो तमिल थे वो हमारे 5% थे और बाकी के जो 7% जो है वो तमिल सिंहली दोनों जानते थे। तो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ये जो है ये विविधता है, मतलब डिफरेंस है सिंहली तमिल ईसाई, जिसमें से तमिल में भी दो प्रकार के श्रीलंकाई और भारतीय। तो इतनी ज़्यादा विविधता है तो प्रॉब्लम क्रिएट तो होगा ही होगा। पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा भैया, सिंपल सी बात ये है कि मेजॉरिटी किसकी है। देखो मेजॉरिटी जो है वो सिंहली लोगों की है ना। मेजॉरिटी जो है या कह सकते हैं बहुसंख्यक जो लोग हैं वो सिंहली हैं। तमिल तो बहुत कम है, 18% है, 74 और 18 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो फिर इसके आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर में एक्चुअल में हुआ क्या। देखो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ हमारे 1 साल बाद हुआ है, 1948 में स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका भी। और 1956 में इन लोगों ने एक संविधान पारित किया या कानून बनाया और उस कानून के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि सिंहली भाषा जो है वो श्रीलंका की क्या होगी, राजभाषा होगी। श्रीलंका की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया उन लोगों ने। वो कहा कि सिंहली जो भाषा है वो हमारी राजभाषा होगी हमारे श्रीलंका देश की। देखिए सर्वप्रथम जो प्राथमिकता दी जाती तो वो सिंहलियों को दी जाती। प्राथमिकता का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नौकरी आती थी विश्वविद्यालयों में या कोई भी रोज़गार देने का मौका था तो सबसे पहले प्राथमिकता जो दी जाती थी वो किनको दी जाती थी, सिंहलियों को दी जाती थी, क्योंकि उन लोगों का जो था वो बहुसंख्यक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पावर में बने रहने के लिए वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। सिंहली के जो भाषा के जो लोग थे वो लोग जानते थे कि अगर हम इस पार्टी में हम सिंहलियों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा फेवर करेंगे तो वो लोग हमें वोट देंगे और हम लोग हमेशा से ही क्या करेंगे, बने रहेंगे पूरा बढ़िया से सत्ता में, पावर में। और यही जो है वो श्रीलंका के ये जो माइनॉरिटी वाले लोग थे, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम सिद्ध हुआ, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे।
तो अब यहाँ पे ये जो लोग थे, ये लोग सिंघली लोग थे, वो बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देते थे। उसी संविधान में उन लोगों ने ऐड किया था कि वो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उसको बचाएंगे और उसको बढ़ावा देंगे। अब सिंपल सी बात है कि ये इतना ज़्यादा आप भेदभाव करोगे दो लोगों के बीच में तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होना ही होना है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि तनावपूर्ण हो गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो गई कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया इसकी वजह से। अब क्या हुआ कि जो ये तमिल वाले लोग थे वो लोग अब अपने भाषा को और अपने लोगों को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन लोगों ने भी बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हो गई और सारी चीज़ों को इन लोगों ने नकार दिया। किन लोगों ने? सिंघली लोगों ने, क्योंकि उन्हीं की सत्ता थी, उन्हीं की पावर थी, तो वो लोग उसको नकार देते थे। तो आगे आते हैं फिर, तब वहाँ पे क्या हुआ कि तमिल लोगों ने अपनी खुद की एक पार्टी का निर्माण किया 1980 में, 1980 में, ठीक है, लिट्टे नाम से, जिसका नाम है पूरा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, है ना, LTTE। इसका इन लोगों ने 1980 में अपनी एक पार्टी बनाई, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल इलम सरकार बनाई, और वहाँ भी उन लोगों ने ये प्रस्ताव रखे कि भाई हमारी जो भाषा है उसको भी महत्व दिया जाए और हमें भी प्राथमिकता दी जाए, सिर्फ सिंघलियों को प्राथमिकता न दी जाए। लेकिन फिर उसको भी नकार दिया गया, उसको भी अनदेखा कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ सिविल वार हो गया। जो अभी मैंने बेल्जियम में बोला था, वहाँ तो गृह युद्ध नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर गृह युद्ध हो गया और आपस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वार्स हो गए, और उसकी वजह से जो रिज़ल्ट निकला वो क्या निकला कि वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए और बहुत सारे तमिल जो है वो शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब ये हो गया कि कहीं जाके शरण ले लिए किसी दूसरे देश में जाके, है ना, तो ये शरणार्थी बन गए और हज़ारों लोग मारे गए। मुझे लगता है कि 2000 से 3000 के बीच में लोग मारे गए थे। हज़ारों का मतलब वही है कि 2-3 हज़ार लोग मारे गए थे, जिसमें तमिलों की ज़्यादा ही मौत होगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है वो 74% है सिंघलियों की, जिसमें तमिल लोग बहुत ज़्यादा मारे गए। और यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में बेल्जियम और श्रीलंका को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या हमें मतलब इनमें डिफरेंस मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर चलिए देखते हैं। अब हम लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। अब हमारा ये लास्ट है, ये टॉपिक जो मैंने लिखे हुए हैं उनको समझा दूंगा, तो ये चैप्टर जो हो जाएगा पूरी तरीके से फिनिश और बहुत ही बेटर तरीके से फिनिश होगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। इस पे हम अपना तर्क देंगे, अपना आइडिया देंगे कि क्या ज़रूरत है। अगर हमें अपना तर्क देने की ज़रूरत पड़े तो क्या हम देंगे। तो पहला तर्क हमारा ये है कि युक्तिपरक होना चाहिए। युक्तिपरक का मतलब क्या हुआ कि क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, उसको हम ध्यान में रखते हुए अगर कोई चीज़ बनाते हैं, संविधान है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो उसको हानि और लाभ के हिसाब से देखेंगे। कितना प्रॉफिट होगा, क्या हानि होगी, किसको मतलब प्रॉब्लम होगी, किसको नहीं प्रॉब्लम होगी। जैसे समझते हैं इसको थोड़ा, तो कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं। सामाजिक समूहों में संघर्ष को कम करता है। अगर हम सत्ता को बांट दें विभिन्न शक्तियों में, है ना, छोटी छोटी शक्तियों में। ये पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि अगर एक प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, अगर उनको पूरे देश को देखने को बोला जाए अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो उनके पावर को बांटना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जब हम बांटेंगे तो वो जो है उतने ऊपर बैठे हुए हैं तो वो नीचे से नीचे लोगों को भी बारे में जान सकते हैं। अगर सत्ता की साझेदारी हो जाएगी, सत्ता को बांट दिया जाएगा तो, या फिर अगर वो अकेले देखेंगे तो वो पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो सत्ता की साझेदारी जो है वो युक्तिपरक होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि सामाजिक समूहों में संघर्ष जो होता है बहुत कम होता है। यहाँ पे संघर्ष और सामाजिक समूह का मतलब क्या है? सामाजिक समूह में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत प्रकार के भाषा बोलने वाले, बहुत प्रकार के कल्चर मानने वाले, बहुत प्रकार के धर्मों वाले होते हैं, जैसे हमारे देश में आप देख लें। तो इससे क्या होता है कि ये जो सत्ता की साझेदारी होती है, तो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि ये सत्ता की साझेदारी आखिर में कैसे टूटती है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। पहले ये समझिए कि पावर को धीरे धीरे बांटेंगे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो सारे पावर अलग अलग, मान लीजिए कि एक क्लास है, एक क्लास में हम लोग सारे टीचर से एक ही सब्जेक्ट, एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, सारे टीचर के लिए अलग अलग टीचर होते हैं।
तो उनके पास अलग अलग पावर्स हैं, तो अलग अलग पावर्स हैं तो अलग अलग टीचर आएंगे तो अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर एक ही टीचर को दे दिया जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। सेम प्रोसेस वहाँ पे है। तो जब हम युक्तिपरक अगर हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो पहला तो हमें ये प्रॉफिट मिलता है कि सामाजिक समूहों में संघर्ष बहुत कम होता है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये सब होने की संभावना बहुत कम होते हैं। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता जो सुनिश्चित हो जाती है। तो जो ये राजनीतिक स्थिरता होती है, ये जो पावर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ना, ये प्रॉफिट होता है। एक और चीज़ है, बहुसंख्यक एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ये जो है नेशनलिटी की यूनिटी को नहीं बना सकता है। समझिए इसको कैसे बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक गांव है, उस गांव में ठाकुर जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और यादव लोग बहुत कम है, या कोई भी, मैं किसी कम्युनिटी को ऐसे वो नहीं कह रहा हूँ, बट मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी है, एज मान लीजिए कि वो ज़्यादा है और कोई कम है, तो वो जो बहुसंख्यक है, जो मेजोरिटी है, वो उस पर दबाव डालेगा, अच्छे से जिएगा, ठीक है, अच्छा विकल्प है। बट उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि उन दोनों के बीच में, मतलब वो जो दोनों कम्युनिटी, उन दोनों के बीच में जो यूनिटी होगी वो नहीं होगी। क्योंकि अगर आप किसी का शोषण करेंगे तो वो आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा, अगर आप कभी प्रॉब्लम में होगे तो आपके साथ वो कभी खड़ा नहीं होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि बहुसंख्यक एक अच्छा विकल्प है, लेकिन राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है। ठीक है, अगर हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू अगर राज कर रहा है, हिंदू ही राज कर रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, तो उस देश में कभी यूनिटी नहीं हो सकती है, उस देश में कभी एकता नहीं हो सकती है, कमज़ोर ही होगी। अगला है निम्न समुदाय पर उत्पीड़न। अब देखिए, जो छोटे, जो बहुत कम हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अगर हम उत्पीड़न करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनको डराएंगे, तो इससे जो होता है एक देश जो होता है वो गर्त में जाता है और पूरा का पूरा जो देश है वो गर्त में चल जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण जो है वो हमारा श्रीलंका है, जो अभी हम लोग इसके पीछे पड़ा है कि नहीं। वहाँ पे क्या हुआ, सिंहलियों ने तमिलियों को मारा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, भागम भाग है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो वही एक अच्छा उदाहरण है। अब आते हैं दूसरा तर्क, नैतिकतापूर्ण। देखिए, नैतिकता भी एक चीज़ होती है कि मॉरल के साथ किसी चीज़ को करना बहुत अच्छा होता है ना। मतलब कि हम बिना मॉरल कोई चीज़ नहीं कर सकते, उस चीज़ को प्रॉपर वे में करें, एक अच्छे आचरण के साथ करें। जैसे देखिए, लोकतंत्र की आत्मा, सत्ता की साझेदारी जो है ना, वो लोकतंत्र की आत्मा है। क्योंकि अगर हम पावर हर एक, जैसे इसका एग्जांपल बेल्जियम से लेते हैं, ये तर्क जो मैं दे रहा हूँ वो किससे दे रहा हूँ, हम अपने जो चैप्टर पढ़े उसे देंगे। बेल्जियम को देखिए लोकतंत्र की आत्मा क्यों है। वहाँ पे दो विभिन्न प्रकार के भाषा वाले लोग हैं, फ्रेंच और डच, है ना। तो सत्ता की साझेदारी हुई, फ्रेंच वालों को भी उतने मंत्री दे दिए गए और डच वालों को भी उतने मंत्री दे दिए गए, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है सद्भावना, शांति का उनका देश बना और बहुत ही अच्छे से वो लोग रहते हैं। तो वो जो सत्ता की साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है, वहाँ पे लोग बहुत खुशी से रहेंगे अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो। दूसरा है, एक वैलिड सरकार वो है जहाँ भागीदारी के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। देखिए, मतलब कि ये होना चाहिए कि जो वहाँ का नागरिक हो वो ये तो जाने कि हमारे शासन व्यवस्था में एक्चुअल में। तो आगे बढ़ते हैं, लाइट बग गया जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो एक वैलिड गवर्नमेंट कौन है, एक अच्छी गवर्नमेंट कौन है, एक अच्छी गवर्नमेंट कौन है। एक अच्छी गवर्नमेंट वो है जिसमें उसके जो सिटीज़न हैं, या कह सकते हैं कि जो उसके नागरिक हैं, वो क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, है ना। मतलब कि वो पार्टिसिपेट करके और पूरी शासन व्यवस्था से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, वो पता रहे उन्हें कि आखिर में हमारे देश में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों से वो क्या रहें कि मतलब वो परिचित रहें, है ना, फैमिलियर रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो ही एक सबसे अच्छी सरकार होती है। ऐसा ना हो कि सरकार मतलब कि अपने मन की कर रही हो और यहाँ पे नागरिकों को कोई उससे मतलब पता ही नहीं है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ेगा बट मतलब उनको पता ही ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैलिड सरकार वो है जिसमें वहाँ के नागरिक जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके और हर एक शासन व्यवस्था की प्रणाली को समझ सके, क्या शासन में चल रहा है, हर एक चीज़ उन्हें पता हो। कोई भी निर्णय हो तो सबसे पहले नागरिक उसे जाने। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा तर्क था। आगे बढ़ते हैं, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। दो होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन वितरण प्रणाली, कैसे बांटते हैं। दो, एक है क्षैतिज वितरण और एक है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसको समझते हैं थोड़ा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा।
क्षैतिज वितरण का मतलब ये हो गया कि देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत ये जो वितरण प्रणाली है, ये जो वितरण है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो होता है वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं क्या है। देखिए, तो विधायिका जो होता है उसका जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। बहुत सुने होंगे आप लोग मूवीज़ में, विधायक, चाचा विधायक है हमारे ऐसे। तो ये विधायिका के होते हैं ये लोग विधायक। ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत ही जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे के चैप्टर में पता चलेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना जाने कि विधायिका का काम क्या होता है, कानून व जननीति बदल सकते हैं या हटा सकते हैं, उसका अधिकार होता है। ठीक है, या बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा वो काम कर सकते हैं। और कार्यपालिका का काम, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका का काम क्या होता है, उस कानून को, है ना, जो वो नीति बनी है उसको लागू करने का काम होता है उनका, एग्जीक्यूट करने का, लागू करेंगे, वो इम्पोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का काम क्या होता है, ये जितने भी कानून या जितने भी ये नीतियाँ बनी हैं उनको पालन करवाने का काम उनका है, नियंत्रण करने का काम उनका है, कंट्रोल करेंगे वो, और विवादों का, जो भी विवाद होंगे नागरिकों के बीच में या लोगों के बीच में, उनका फैसला ये करेंगे, और जो भी दंड देना होगा या जो भी चीज़ें देनी होंगी वो इनके हाथों में होती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बहुत ही बैलेंस्ड एक तरीके से व्यवस्था होती है, जिसमें ऐसा नहीं होगा कि ये इसको कंट्रोल कर रहा है या ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है इसके नीचे, न्यायाधीश को नियुक्ति तो करेगी कार्यपालिका। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कार्यपालिका उस पर जोर डाल सकती है न्यायाधीश पे या कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर बढ़िया से हमें जस्टिस नहीं मिल पाता। तो और न्यायाधीश को नियुक्ति तो करेगी कार्यपालिका, लेकिन जो विधायिका द्वारा कानूनों पे जो नियंत्रण होगा उसको कौन देखेगा, उसको कौन करेगा, वो न्यायाधीश करेगा। तो कहने का मतलब ये है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि अगर न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यपालिका कर रही है तो विधायिका के द्वारा जो बनाए गए कानून है उस पर नियंत्रण किसका होगा, वो न्यायाधीश का होगा। मतलब कि ये जो लोग हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट या किसी का एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए इस व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वितरण में पहुँचते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब ये होता है कि जो सबसे हायर अथॉरिटी होती है, या कह सकते हैं जो सबसे हायर लेवल की जो सत्ता होती है, जो पावर होता है, और जो सबसे लोअर लेवल का पावर होता है, उनके बीच में जितने भी वितरण होते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जितनी भी साझेदारी होती है सत्ता की, उसे हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं सत्ता का। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये चीज़। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर देंगे, तो मैं ज़रूर आपको इसकी अलग वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगा। ज़रूर आप इसको बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा तो। अगला है सबसे लास्ट, गठबंधन सरकार। इसको समझने की कोशिश करते हैं। गठबंधन सरकार का मतलब, गठ का मतलब क्या होता है और बंधन का मतलब क्या होता है, बंधना। गठ का मतलब क्या हुआ, दो लोगों को एक में बांधना। ठीक है ना, गठबंधन सरकार। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बीजेपी है और एसपी है और बीएसपी है। ठीक, तो अगर टोटल सीट इन्हें पाने हैं 68, है ना, 68 अगर मान लीजिए कि पूरे सीट हैं और उस पर ये बहुमत की सरकार अपनी बनाते हैं, और इनके पास जो है वो है मान लीजिए कि 12 और इनके पास है 5। ठीक है, और 68 पे जो है बहुमत की सरकार बनेगी। मतलब कि 68 में किसी की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एक तरीके से समझ सकते हैं इसको कि अगर हमें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में 100 नंबर होते हैं और उस 100 में अगर मुझे 33 पाना है पास आउट होने के लिए, है ना, मतलब पास होने के लिए तो अगर मैं 33 नहीं पाता हूँ, मैं 30 ही पाता हूँ, तो मुझे 3 नंबर जो होंगे वो ग्रेस मार्क मिलेंगे, और उस ग्रेस मार्क की बदौलत, कृपा वाले जो नंबर होंगे उनके बदौलत मैं 33 क्या करूँगा, पा जाऊँगा। लेकिन जब आप इस मार्कशीट को दिखाओगे तो वहाँ पे लोग यही कहेंगे ग्रेस मार्क से पास हुआ है। जो भी है वहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी,
ठीक उसी तरीके से अगर टोटल सीट जो है, ये टोटल सीट कितने हो रहा है 85 में एक को 68 लाना है, किसी भी एक पार्टी को 68 लाना है, किसी भी पार्टी को 68 लाना है। तो अगर वो 68 पाने में असमर्थ हो गया, उसके पास 60 ही है, तो सेम प्रोसेस देखो, जैसे ग्रेस मार्क मिलता था ना, वैसे ही ये जो बीजेपी की पार्टी है ये 68 बनाने के लिए क्या करेगी, इस 12 से अपने या फिर इस 5 से और इस 12 से, दोनों से, इससे 3 ले ले और इससे टोटल 5 ले ले, तो 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, मतलब 60 में अगर 8 जोड़ दे तो कितना हो गया 68 हो गया। मतलब कि वो पासिंग नंबर अपना पा गया, तो उसने अपनी सरकार क्या हुई बना ली। और जब ऐसी सरकार बनती है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियों के मिलने से ये सरकार बनती है, तो उसे गठबंधन सरकार बोलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो गठबंधन सरकार बनाती है तो वो अपने मन मुताबिक नहीं चल सकती, क्योंकि जो ये दोनों लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें वो भी अपनी भागीदारी वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और ये कहेंगे कि अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो मुझसे भी ये निर्णय लेना होगा या मुझसे भी पूछना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। तो ऐसी सरकारें जल्दी चलती नहीं हैं और बहुत ही जल्दी ये जो होते हैं वो निरस्त हो जाते हैं। तो ये पूरा हमारा आज का चैप्टर था। आपको अगर समझ में आया हो, मुझे पता है कि 1-2 अगर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसके लिए और अच्छा प्रयास करूँगा। और इस जो वीडियो है, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।